तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये कहना था उस फ्रीडम फाइटर का जिनकी कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी, जो कभी पठानी सूट पहनकर गूंगे बहरे पठान बन जाते तो कभी यूरोप के अमीर टूरिस्ट का रूप ले लेते। उन्होंने अपनी बीमारी से लड़ते हुए प्रेम भी किया, दुनिया से छिपकर शादी भी की, यहाँ तक कि तानाशाह हिटलर को भी अपना कायल बना दिया और फिर बनाई आजाद हिंद फौज। देश की आजादी के लिए विदेश में बनाई गई ऐसी सेना जिसने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी और आखिर में छोड़ गए एक ऐसा रहस्य जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, और वो था उनकी मौत का रहस्य। हम बात कर रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। कि मैं दुनिया के सामने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर सकूं कि आजाद हिंद फौज अब बिल्कुल तैयार है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पूरी दुनिया ने कहा कि महात्मा गांधी की अहिंसा की नीति ने देश को आजादी दिलाई, लेकिन ये सिर्फ आधा सच था, क्योंकि इस आंदोलन की सफलता के पीछे एक बड़ा कारण था ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक, जो नेताजी की आजाद हिंद फौज से प्रेरित होकर इन आंदोलनों को दबाने में ब्रिटिश सरकार की मदद करने से पीछे हट गए। अंग्रेज भारत में इतने साल तक राज इसलिए कर पाए थे क्योंकि भारतीय सैनिक अंग्रेजों के लिए लड़ते थे, लेकिन जब इन सिपाहियों के दिल में नेताजी के विचार और आजादी का जुनून भर गया तो ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिल गई और वो दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। लेकिन कैसे बनाई थी नेताजी ने हजारों सिपाहियों की आजाद हिंद फौज? कैसे नेताजी हर बार अपना भेष बदलकर अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंक देते थे? तानाशाह एडोल्फ हिटलर के साथ उनकी मुलाकात कैसी थी और क्या है उनकी मौत का रहस्य? जानेंगे इस वीडियो में, साथ ही देखेंगे 80 साल पुरानी उनकी कुछ दुर्लभ फुटेज। लेकिन उसके पहले अगर आपको नेताजी पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में चलो दिल्ली जरूर लिखिए। कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से, जब 21 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस कोलकाता की प्रेसिडेंसी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रहे थे। तभी एक दिन वहां के ब्रिटिश प्रोफेसर ने भारतीय छात्रों के बारे में काफी अपमानजनक बातें कहना शुरू किया, जो देख बोस का खून खौल उठा और उन्होंने अपनी चप्पल उतारकर उस प्रोफेसर को पीट दिया, जिससे उन्हें कॉलेज से तो निकाल दिया गया, लेकिन इस घटना से उनके दिल में उस क्रांति का जन्म हो चुका था जो भविष्य में भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने वाला था। खैर, अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए साल 1919 में सुभाष सिविल सर्विस की तैयारी करने लंदन पहुंच गए, जहां उन्होंने चौथी रैंक लाकर एग्जाम में टॉप किया, लेकिन उन्हें अंग्रेजों की कठपुतली बनकर काम करना गवारा नहीं था। इसलिए साल 1921 में बोस ने अपनी सर्विस जॉब को ठुकरा दिया और भारत लौट आए। यहाँ उनकी मुलाकात चित्तरंजन दास से हुई, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने स्वराज और फॉरवर्ड अखबार का संपादन किया। इसमें वे अंग्रेजों के अत्याचार और नीतियों के खिलाफ खुलकर लिखते थे, जिससे युवाओं में जोश और ब्रिटिश हुकूमत में खलबली मच जाती थी। जल्द ही वो कांग्रेस से जुड़ गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। फिर 1923 में वो कांग्रेस के युवा मोर्चा के अध्यक्ष, बंगाल कांग्रेस के महासचिव और कोलकाता महापालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी बने। उनकी लेखनी युवाओं में राष्ट्रवाद की आग भड़का ही रही थी, जिसे अंग्रेज सहन नहीं कर पाए। इसलिए 1925 में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ा बताकर बोस को वर्मा के मांडले कारागार में भेज दिया गया। ये जेल बीमारियों का घर थी और यही वो तपेदिक यानी टीबी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि साल 1930 में रिहा होकर उन्होंने गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जेल आना जाना लगातार जारी रहा और वे करीब 11 बार जेल गए। उनके मन में बस एक ही लक्ष्य था, देश की आजादी। मगर जब गांधी जी ने गांधी इरविन समझौते पर दस्तखत करके असहयोग आंदोलन की तरह ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी वापस ले लिया तो नेताजी उनसे खफा हो गए। उनका मानना था कि अब अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए अहिंसा नहीं बल्कि हथियार उठाकर जंग लड़ने की जरूरत है। लेकिन वो कांग्रेस के साथ जुड़े रहे और 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अगले साल भी पार्टी ने उन्हें अध्यक्ष चुना, लेकिन वो गांधी जी को
खटक रहे थे। गांधी जी के साथ वैचारिक मतभेद के कारण उन्होंने भी कांग्रेस से अपना इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलनों को तेज कर दिया और घबराए हुए अंग्रेजों ने पार्टी के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें नेताजी भी शामिल थे। उस वक्त दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था और नेताजी जानते थे कि यही मौका है भारत को आजादी दिलाने का। इसलिए उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया और अंग्रेजों से कहा, मुझे रिहा करो वरना मैं जीना छोड़ दूंगा। कई दिनों तक भूखे रहने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और ब्रिटिश सरकार ने हार मानकर उन्हें जेल से रिहा कर दिया, लेकिन हाउस अरेस्ट कर दिया। लेकिन नेताजी तो अपना भेष बदलकर अंग्रेजों को चकमा देने की योजना बना चुके थे। उन्होंने पहले पुलिस वालों को यह खबर दी कि कुछ दिन एकांत में रहना चाहते हैं, जबकि असल में वो दाढ़ी मूंछ उगा रहे थे। 17 जनवरी की रात वो पठानी सूट पहनकर हाउस अरेस्ट से भाग निकले और अफगानिस्तान चले गए। वहां गूंगे बहरे पठान का भेष बनाकर उन्होंने सोवियत संघ की सीमा पार की और फिर नकली पासपोर्ट के सहारे मॉस्को पहुंचे। मॉस्को पहुंचते ही नेताजी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जर्मनी से मदद लेने का प्लान बनाया और सीधे तानाशाह हिटलर से मिलने गए, जो नेताजी की साहसिकता और देशभक्ति से प्रभावित हुआ। और इस मुलाकात के सम्मान में उसने जर्मनी में कैद 4000 भारतीय कैदियों को रिहा कर दिया। इसके बाद हिटलर ने नेताजी की जापान की यात्रा तय करवाई। वो पनडुब्बी से सुमात्रा फिर विमान से टोक्यो पहुंचे, जहां जापान के प्रधानमंत्री तोजो हिदेकी ने उनका समर्थन किया और ब्रिटिश कैदी भारतीय सैनिकों को रिहा किया। इस अवसर पर नेताजी ने बनाई आजाद हिंद फौज, भारत की पहली आजाद सेना। हेर हिटलर ने सुभाष बाबू स्वागत किया और जर्मनी में तिरंगी झंडे के नीचे अपने देश को आजाद करने के लिए सुभाष बाबू ने जय हिंद के नारे के साथ आजाद हिंद फौज कायम की। उस वक्त जापान नियंत्रित सिंगापुर में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग यानी आजाद हिंद संघ के प्रधान रास बिहारी बोस ने नेताजी को सिंगापुर आने का निमंत्रण दिया और 2 जुलाई 1943 के दिन नेताजी सिंगापुर पहुंचे, जहां रास बिहारी बोस ने इस्तीफा देकर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद संघ का अध्यक्ष बनाया। यह पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विदेश में रहने वाले हिंदुओं ने बनाई थी, जो ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी चाहते थे। इंकलाब! इंकलाब! बाबू सुभाष चंद्र बोस की जय! पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय! महात्मा गांधी की जय! आजाद हिंद फौज! 21 अक्टूबर 1943 के दिन नेताजी सिंगापुर में एक सभा का आयोजन करते हैं, जहां आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा करते हुए पहली बार चलो दिल्ली का नारा लगाते हैं, जिसका महत्व भारत की आजादी में कितना था वो हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक नारा निकल रहा और वो ये था, चलो पेरिस, चलो पेरिस तो है फ्रांस की राजधानी और पेरिस पर कब्जा करने से फिर फतेह होते। तो इसलिए उन लोगों के मुंह से वो एक ही नारा निकल रहा था, चलो पेरिस, चलो पेरिस। लड़ाई छिड़ गई तो जापान के बहादुर सिपाहियों के मुंह से सिर्फ एक ही नारा उस वक्त निकल रहा, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। हमारा भी एक ही नारा होना चाहिए, हो सकता है, और दिल्ली चलो। इस दौर में नेताजी ने एक और ऐतिहासिक स्पीच दी, आइए उसे भी सुनते हैं। जंग आजादी के नुमाइंदों, बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं आप लोगों के दिली इस्तकबाल के लिए और साथ ही साथ आपने जो मुझको पूर्वी का बनाया इसके लिए भी तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगले 3 सालों तक नेताजी आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते रहते हैं और विदेश में ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख देते हैं और जापान खुश होकर उन्हें ब्रिटिशर्स से जीता अंडमान निकोबार द्वीप भेंट कर देता है। इसी के साथ आजाद हिंद फौज अब भारत की सरजमी पर कदम रखती है। यहाँ वो अपनी आजाद हिंद सरकार बनाते हैं, जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती थी। अपनी सरकार, अपनी बैंक, अपनी करेंसी और अपने नियम। वहीं उनके भाषणों ने भारत की मुख्य भूमि के युवाओं में भी आजादी की चिंगारी भड़का दी थी और हजारों लोग आजाद हिंद फौज से जुड़ने लगे थे। उस वक्त नेताजी कुछ इस तरह भाषण देते थे। हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यास, तकलीफें, विपदें, मौत। कोई नहीं कह सकता है कि लोग इस जंग में शरीक होंगे, उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। कोई बात नहीं है, हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात कोई सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। अब नेताजी भारत में ब्रिटिशर्स पर हमला करने के लिए तैयार थे।
लेकिन तभी 30 अप्रैल 1945 को एक खबर आती है कि एडोल्फ हिटलर ने आत्महत्या कर ली, जिसके 3 महीने बाद अमेरिका जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा देता है, जिससे जापान की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ जाती है और वे आजाद हिंद फौज की फंडिंग रोक देते हैं। इन सभी कारणों की वजह से आजाद हिंद फौज के कई सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, लेकिन नेताजी की ये पहल कहीं भी विफल नहीं हुई और ब्रिटिश आर्मी में मौजूद भारतीय सैनिकों और नाविकों यानी नेवी अधिकारियों ने भी ब्रिटिशर्स के खिलाफ विद्रोह किया। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी का सहयोग आंदोलन भी चल रहा था। इन आंदोलनों को रोकने के लिए ब्रिटिश पुलिस के भारतीय सैनिक अब अंग्रेजों की कोई मदद नहीं कर रहे थे, जिससे भारत में अंग्रेज कमजोर पड़ने लगे थे। इसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स की हालत खराब हो गई, यानी कुल मिलाकर अब भारतीयों ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया था। इसलिए 1946 में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और 15 अगस्त 1947 के दिन आखिरकार भारत को आजादी मिली, जिसका श्रेय सिर्फ गांधी जी को दिया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर नेताजी की आजाद हिंद फौज से ब्रिटिश पुलिस के इंडियन सोल्जर्स प्रभावित नहीं होते और वो हमेशा की तरह भारतीयों के खिलाफ ही खड़े होते, तो क्या भारत को आजादी मिल पाती? बिल्कुल नहीं। मगर नेताजी को उनके बलिदानों का सम्मान मिलता, उससे पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, या फिर गुमनामी में खोकर छोड़ गए ऐसा रहस्य जो आज भी अनसुलझा है। दरअसल जापान और जर्मनी की हार के बाद नेताजी ने सोवियत संघ की मदद लेने का फैसला किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में सोवियत यूनियन और अमेरिका भले ही साथ हो, लेकिन अब उनकी दोस्ती में खटास आने लगी और दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। इस दरार को पहले ही भांप चुके थे नेताजी एक बड़े सफर पर निकल पड़े। उनका प्लान था कि वो पहले टोक्यो जाकर जापानीज सरकार को धन्यवाद कहेंगे, फिर सोवियत यूनियन जाकर तानाशाह जोसेफ स्टालिन से मदद मांगेंगे, जिसके लिए 18 अगस्त 1945 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से बैंकॉक होते हुए सैगोन पहुंचे। वहां से आगे जाने के लिए कोई जापानी विमान उपलब्ध ही नहीं था, लेकिन काफी कोशिशों के बाद उन्हें एक जापानी बमवर्षक विमान में जगह मिली। उन्होंने हवाई अड्डे पर अपने साथियों से हाथ मिलाकर जय हिंद कहा और विमान में सवार हो गए। कुछ देर बाद विमान क्रैश हो गया और नेताजी की मौत हो गई। और जब यह खबर देश में फैली तो पूरे देश में मातम फैल गया और हर तरफ यही चर्चा हो रही थी कि अंग्रेजों ने नेताजी के प्रभाव से डरकर उनकी हत्या करवा दी और कायरों की तरह पीठ पीछे उन पर वार किया। उस वक्त उस विमान में नेताजी के साथ सवार थे उनके साथ कर्नल हबीबुर रहमान, जो किसी तरह इस क्रैश से बच गए थे, लेकिन नेताजी के पास रखा पेट्रोल का जरीकैन फटने की वजह से वो आग की चपेट में आ गए। कर्नल बताते हैं कि आखिरी पलों में उनका पूरा शरीर जल चुका था, सिर पर 4 इंच का बड़ा घाव हुआ था और मैंने जब रुमाल लगाकर उसमें से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश की, तभी नेताजी ने कहा, मैं शायद बच नहीं पाऊंगा और अब आप मुल्क वापस जाएं तो लोगों को बताना कि मैंने आखिरी दम तक मुल्क की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, वो जंग आजादी को जारी रखें, हिंदुस्तान जरूर आजाद होगा। ये उनके आखिरी शब्द थे। यह हादसा दोपहर के करीब 3 बजे हुआ था। अगले 6 घंटे तक नेताजी मौत से लड़ते रहे, लेकिन रात 9 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। कर्नल हबीबुर रहमान ने उनकी मौत की पुष्टि की और अंतिम संस्कार में शामिल भी हुए। लेकिन यहीं से शुरू होते हैं ऐसे सवाल जो आज भी इतिहासकारों और देशवासियों को सोचने पर मजबूर करते हैं। दरअसल घायल या मृत नेताजी की कोई तस्वीर आज तक सामने नहीं आई और इंडियन नेशनल आर्मी भी उस वक्त उनकी मृत्यु मानने से इनकार कर रही थी। कुछ लोग मानते हैं कि नेताजी जिंदा थे और इसके पीछे 2 प्रमुख थियरीज हैं। पहली थियरी कहती है कि उनका निधन 8 साल बाद रूस में हुआ। वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार उस दिन विमान दुर्घटना का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वहीं 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद एक स्कॉलर ने बताया कि नेताजी ताइवान तक ही गए ही नहीं, वे सैगोन से सीधे मंचूरिया पहुंचे जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। बाद में स्टालिन ने साइबेरिया की याकुत्स्क जेल में उन्हें भेजा जहां 1953 में उनकी मौत हुई। वहीं दूसरी थियरी बताती है कि वो एक तपस्वी बाबा बन गए और एक ऐसा ही नाम है गुमनामी बाबा का, जिन्हें लेकर कोई कहता है कि वो सुभाष चंद्र बोस के बेहद करीबी थे तो कोई दावा करता है कि गुमनामी बाबा कोई और नहीं बल्कि खुद सुभाष चंद्र बोस थे। लेकिन क्यों? तो 16 दिसंबर 1985 को फैजाबाद में उनका निधन हुआ और घर की तलाशी ली गई। वहां एक बक्सा मिला जिसमें कथित तौर पर नेताजी के जन्म की तस्वीरें, माता पिता की निजी फोटो, लीला राय की शोक सभा की तस्वीरें, गोल चश्मे, रोलेक्स घड़ी और आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म के साथ जर्मन, जापानी और अंग्रेजी किताबें थीं।
इसके बाद कयास लगाए गए कि गुमनामी बाबा और नेताजी एक ही थे। तो मित्रों, अगर आपको भी हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में स्वतंत्रता के लिए उनके मुख्य नारा जय हिंद चलो दिल्ली जरूर लगाइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या नेताजी उस प्लेन क्रैश में बच गए होंगे या नहीं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके 11,000 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही अनसनी अनकही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।